हेलो फ्रेंड्स, एक नया टॉपिक आया है आरओसी में जो बोथ कंपनी एंड एलएलपी को एप्लीकेबल होता है। अगर हम इसका कॉम्प्लायंस नहीं कर सकते ना, मिनिमम 1 लाख अप टू 5 लाख देना पड़ेगा। और इनके सब ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 25,000 से लेकर 1 लाख तक देना पड़ेगा। पर डे 200 का कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है ये थोड़ा नया है। ये बहुत सारे कंपनी को नोटिस भी आ गया है कि आपके कंपनी में एसबीओ हो, एसबीओ मतलब सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी ओनर्स है, तो आपको बेन 1 बेन 2 फाइल करना पड़ेगा। तो आज का मेरा टॉपिक है बेसिकली बेन 1 बेन 2 बेन 3 बेन 4, बेन 1 बेन 2 बेन 3 बेन 4। ये फॉर्म क्या है, ये किस किस को अप्लाई होता है और इस फॉर्म को हम कैसे फाइल करेंगे, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली बोथ कंपनी एंड एलएलपी को अप्लाई होता है। ठीक है, तो फिर हम कैसे देखेंगे कि हमारा कंपनी कि हमारा एलएलपी को ये एप्लीकेबल है या हमारा जो भी कंपनी है उसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं जब कंपनी बोलूँगा तो इसी हिसाब से आप समझ रहे हैं ना, एलएलपी भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये फॉर्म एसबीओ फॉर्म नहीं, फॉर्म है बेन 1 बेन 2 बेन 3 बेन 4। एक्चुअली बेन 1 डिक्लेरेशन फॉर्म है जो बेन 2 में अटैच होकर फाइल होता है। फिर बेन 3 में रजिस्टर कैसे मेंटेन करेंगे, क्या क्या कंटेंट करेंगे उसके बारे में लिखा है। और फिर बेन 4 नोटिस के बारे में लिखा है। ठीक है, तो अगर ये प्रोविज़न के बारे में मैं बताऊँ, ये प्रोविज़न कब आया था, कब एप्लीकेबल हुआ, तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि आपका जो कंपनी एक्ट 2013 था वो 1 अप्रैल 2014 को एप्लीकेबल हुआ। उसमें क्या हुआ था ना, एसबीओ करके कुछ प्रोविज़न नहीं था, बराबर। इसमें कुछ भी प्रोविज़न एसबीओ को लेके नहीं था। एसबीओ का फुल फॉर्म है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी ओनरशिप, तो इसको लेके कोई भी प्रोविज़न नहीं था। ठीक है, तो अभी क्या होना, 30 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन आया, तो उसमें फर्स्ट टाइम सेक्शन 9 को इंट्रोडक्शन किया गया। सेक्शन 90 में वहाँ पे जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरी ओनरशिप होते हैं वो डिक्लेरेशन देते हैं, वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है 13 जून 2018 का नोटिफिकेशन में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो सिर्फ ही मतलब सेक्शन आने से तो कंपनी एक्ट में सेक्शन में बहुत कम लिखा जाता है, उसका कैसे एप्लीकेबल होगा, कौन सा सिचुएशन में कौन वाला डिक्लेरेशन देगा, फॉर्म कैसे होगा, वो सब रूल में लिखा होता है। तो रूल तब तक नहीं आया था। रूल कब आया, 8 फरवरी 2019 को। ठीक है, ये देखिए 8 फरवरी 2019 को रूल आ गया। तो रूल आने के बाद हमको क्या चाहिए, फॉर्म चाहिए। फिर फॉर्म को फिलअप करके फाइल करेंगे ना। तो फर्स्ट टाइम फॉर्म कब आया था आरओसी में, 1 जुलाई 2019 को। तो फर्स्ट टाइम जब फॉर्म आया तो अभी हमारा वहीं से एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट हो गया। मतलब उससे पीछे तो हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते ना। जब भी आप बोलेंगे तो फाइनेंस एक्ट में आ गया तो हमको एप्लीकेबल है, हाँ एप्लीकेबल है, लेकिन फॉर्म तो नहीं आया था इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो 1 जुलाई 2019 को वो फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हो गया, हमको फाइल करना पड़ता था। ठीक है, फिर हम देखेंगे कौन सा फॉर्म फाइल करना था। ठीक है, कौन सा फॉर्म, मतलब जैसे कि बेन 2 एक्चुअली वो फॉर्म होता है जो आरओसी में फाइल होता है। तो पहला हमारा आरओसी का फॉर्म होता है बेन 2। तो बेन 2 हमको फाइल करना पड़ेगा 30 डेज़ के अंदर। बेन 2 फाइल करना पड़ेगा 30 डेज़ के अंदर। व्हेन वी आर रिसीविंग फॉर्म डिक्लेरेशन बेन 1, मतलब जब हमारा बेन 1 रिसीव होता है उसके बाद 30 डेज़ के अंदर हमको फाइल करना पड़ता है बेन 2। ओके, तो बेन 1 कब देना है, तो अभी हम बताएंगे बेन 1 कब देना है। बेन 1 कब देना है कि हमारा 90 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो 90 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हमको बेन 1 देना चाहिए था। मैं अभी बोला कि आपका फर्स्ट फॉर्म आ गया 1 जुलाई 2019 को, तो अभी ये 90 डेज़ काउंट नहीं होगा। यहाँ पे क्या डायरेक्टली 30 डेज़ काउंट होगा कि बेन 2 हमको फाइल करना है 30 डेज़ के अंदर। तो हमारा अगर डेट बोलेंगे तो 30 जुलाई 2019 का आ गया बेन 2 फाइल करने का डेट। के बाद हमको क्या करना था, वहीं पे डिक्लेरेशन हम अटैच कर देंगे बेन 1 में, फिर जाके हम फाइल कर देंगे बेन 2। तो क्या होता है ना, फिर जब भी फर्स्ट टाइम कुछ एप्लीकेबल होता है उसका डेट भी एक्सटेंडन होता है। तो डेट कैसे कैसे एक्सटेंड हुआ, फर्स्ट एक्सटेंशन दिया गया है कि 29 जुलाई 2019, मतलब 30 जुलाई 2009 को जो डेट था उसका एक्सटेंशन उसके एक दिन पहले आ गया, लास्ट डेट का एक दिन पहले आ गया, 29 जुलाई 2019 को आ गया। ठीक है, 29 जुलाई 2019 को आ गया। वो कब तक एक्सटेंशन दे दिया, 2 मंथ के लिए एक्सटेंशन दे दिया, मतलब 30 सितंबर 2019 तक दे दिया। जो 30 जुलाई 2019 को था उसको 30 सितंबर 2019 तक दे दिया एक्सटेंशन। फिर क्या हुआ, फिर जब तक 30 सितंबर 2000 होता तो उसके 6 दिन पहले 24 सितंबर 2019 को फिर एक नोटिफिकेशन आ गया करके ड्यू डेट फिर एक्सटेंड हो गया। कब तक एक्सटेंड हो गया, इस बार 3 मंथ दे दिए, 31 दिसंबर 2019 को। तो सेकेंड टाइम जो एक्सटेंशन आया 24 सितंबर 2019 को, फिर उसको एक्सटेंड करके ड्यू डेट को 31 दिसंबर 2019 कर दिया।
ठीक है। फिर जाके इतना एक्सटेंशन में रुके नहीं गवर्नमेंट, फिर जाके थर्ड एक्सटेंशन भी देती है। थर्ड एक्सटेंशन कब आया? थर्ड एक्सटेंशन 31 दिसंबर 2019 ख़त्म होने के बाद 1 जनवरी 2020 को आ गया थर्ड एक्सटेंशन। वो कब तक एक्सटेंशन दे दिया था? 2020, 1 जनवरी 2020 को आया था, तो 31 मार्च 2020 तक एक्सटेंशन दे दिया। यहाँ पे भी 3 मंथ। तो वो तो कोविड-19 का पैंडेमिक शुरू हो गया था उस वक्त। तो उस वक्त क्या होता है ना, उस वक्त फाइल करने में थोड़ा दिक्कत होता है। अगर आप अब तक भी फाइल नहीं किए तो आप डिले, कंडोनेशन डिले तो नहीं, वो डिले नहीं, वो मतलब जो भी पेनल्टी लगेगा आपको डिले फाइल करने के बाद, तो वो पेनल्टी को अगर आप वेव ऑफ करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि क्यों मेरा डिले हो गया, तो ये कोविड-19 का तो बेस्ट ग्राउंड है, सबको तो यही ग्राउंड देना पड़ता है, तो वो वाला ग्राउंड आप दे सकते हैं। ठीक है, बराबर। अभी तो मैं बता दिया कौन सा ड्यू डेट हो गया कैसे। ठीक है, अगर फाइल नहीं हुआ तो फिर पेनल्टी लगेगा। फिर आप बताएंगे पेनल्टी क्यों, हम तो एडिशनल फी देते हैं जब फाइल करेंगे डिले। नहीं, एक्चुअली पेनल्टी अलग होता है। एडिशनल फी लेट फाइलिंग करने का, वो लेट फी लगता है, तो एडिशनल फी इसको बोलते हैं। फिर पेनल्टी अगर बोलेंगे तो आरओसी का वो अलग सेक्शन में लिखा है, जैसे कि इस वाले सेक्शन में 90 सब सेक्शन 11 में लिखा है कि पेनल्टी कितना रुपीज़ लगेगा। तो पेनल्टी यहाँ पे 2 तरह से डिवाइड है, एक कंपनी के लिए और दूसरा ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए। ठीक है, एक कंपनी के लिए और दूसरा ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए। तो कंपनी के लिए कितना अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट कुछ है, फिर मैक्सिमम अमाउंट कुछ है, पर डे करके कुछ अमाउंट लगेगा। मैं बता रहा हूँ, अब अगर बोलेंगे तो मिनिमम अमाउंट आपका कंपनी के केस में 1 लाख है, और पर डे 500 करके उससे एडिशन होगा जितना भी आप डिले करें, फिर अप टू मैक्सिमम 5 लाख तक जाएगा। ऐसे ही ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए 25,000 का पेनल्टी लगेगा मिनिमम, उसके ऊपर पर डे 200 करके लगेगा अप टू मैक्सिमम 1 लाख। ठीक है, बराबर। कंपनी इन डिफॉल्ट 1 लाख टू 5 लाख, पर डे 500। ऑफिसर इन डिफॉल्ट 25,000 टू 1 लाख, पर डे 200। ऑफिसर इन डिफॉल्ट बोलेंगे तो क्या क्या उसमें आता है, डायरेक्टर आता है, की मैनेजर पर्सन आता है, बस खत्म। तो ये जो पेनल्टी लगता है ना, सबको नहीं लगता है। अगर किस आरओसी में किस ऑफिसर है वो पेनल्टी लगा देते हैं, तो फिर आपको जस्टिफिकेशन ग्राउंड देना पड़ेगा क्यों डिले किया, और मुझे पेनल्टी वेव ऑफ कीजिए। अगर उनका मन हो वो करेंगे, नहीं तो आप फिर कंपाउंडिंग में नहीं जा सकते। इस केस में कंपाउंडिंग नहीं है, इस केस में क्या है, एडजुडिकेटिंग जाना है। एडजुडिकेटिंग विद आरओसी, वो आरओसी का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर जाके भी आप पेनल्टी को माफ़ करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे जनरल प्रोविजन क्या है, फिर मैं बताऊँगा कि ये वाला एक्चुअली कौन सा सिचुएशन में हमारा एसबीओ प्रोविजन आता है, मतलब हमारे कंपनी या फिर हमारा एलएलपी वो एक्चुअली एलएलपी में भी अभी एप्लीकेबल हो गया है, पहले से एलएलपी में नहीं था, करेंटली रिसेंटली मतलब बोलेंगे तो हाल ही में 2 महीने के अंदर वो एप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, तो फिर कौन सा सिचुएशन में हम देखेंगे कि हमारा एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल हुआ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आप जान सकते हैं कि एसबीओ क्या है और एसबीओ कैसे एप्लीकेबल होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ तो आप देखेंगे एक कंपनी है। ठीक है, अगर एक कंपनी है, इसका क्या होता है ना, कुछ शेयर होल्डर होता है। कंपनी है कि एलएलपी है, जो भी हो, एलएलपी का कंट्रीब्यूटर होता है, तो जो भी है मैं बता दें, तो इसमें क्या होता है ना, शेयर होल्डर होते हैं, कुछ ना कुछ शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर 1, शेयर होल्डर 2, शेयर होल्डर 3, ये शेयर होल्डर इंडिविजुअल होते हैं और अदर देन भी इंडिविजुअल होता है। तो अगर यानी कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ तो ये इंडिविजुअल है करके इंडिविजुअल है, और ये दोनों अदर देन इंडिविजुअल है। अदर देन इंडिविजुअल मतलब समझ रहे हैं ना, बड़ी कॉर्पोरेट जो भी है। तो जो भी केस में यहाँ पे क्या होता है ना, जिसमें कंपनी में सिर्फ इंडिविजुअल है, उस कंपनी में एसबीओ का प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उनका झंझट गया, कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी प्रोविज़न नहीं। सिर्फ इंडिविजुअल अगर है तो वो वहाँ से वीडियो क्लोज कर दीजिए और कोई दिक्कत नहीं। आपके कंपनी के ऊपर एसबीओ का प्रोविज़न जो सेक्शन 90 में है वो वाला एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, बराबर। ओनली इंडिविजुअल है। तो ठीक है, तो हम जाएंगे जिसमें कंपनी या जिसमें एलएलपी पे शेयर होल्डर अदर देन इंडिविजुअल है, उसी केस में हमारे ऊपर एसबीओ प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, बराबर। अभी हम देखेंगे अदर देन इंडिविजुअल के केस में कैसे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे मेरा एक कंपनी 1 होल्ड करके रखा है और यहाँ पे एलएलपी 1 करके होल्ड रखते हैं। तो एसबीओ प्रोविजन क्यों आया? एसबीओ प्रोविजन इसलिए आया कि कंपनी को कौन कौन कंट्रोल करता है वो आरओसी को पता होना चाहिए। आरओसी को कैसे पता चलेगा? आरओसी के पास तो इस कंपनी का डाटा क्या होगा, इस कंपनी का डाटा होगा कि आरओसी के पास ये शेयर होल्डर 1 है जो इंडिविजुअल है, ये कंट्रोल कर रहा है, नहीं तो फिर ये दोनों
नॉन इंडिविजुअल्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कंट्रोल किसके हाथ में है। कंट्रोल अगर इंडिविजुअल के हाथ में है तो कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल तो वही इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो फिर हमको भी SBO एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर भी क्या करना पड़ेगा, हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये दोनों का शेयर होल्डिंग। कंट्रोल कैसे पता चलेगा? जनरली कंट्रोल तो बहुत ब्रॉड सेंस होता है, तो मैं जनरली अगर बोलूँगा तो कंट्रोल का अब 51% शेयर होल्डिंग बता लीजिए, पकड़ लीजिए, होता है। और इसका मेन मोटिव है इनके बैकग्राउंड में कौन रह के इस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, बराबर। ये जो कंपनी है इसका बैकग्राउंड में कौन है जो ये कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। ROC का मतलब सिर्फ इतना है। अगर यहाँ पे कंट्रोल आपका एग्जिस्ट है तो देखना पड़ेगा इस वाले में है या फिर इस वाले में है, जो भी है। तो ये क्या करेंगे ना, इनका शेयर होल्डर पैटर्न देखा जाएगा। फिर इनका शेयर होल्डर पैटर्न पता है ना, फिर जाना इस कंपनी पे। अगर मैं एक कंपनी है उसका शेयर होल्डिंग अदर देन इंडिविजुअल है, तो हम देखेंगे कि वो जो अदर देन इंडिविजुअल है वो कंपनी को क्या कंट्रोल कर रहे हैं। अगर यस वो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर हमको डिक्लेरेशन मांगना पड़ेगा किसको, वो वाला कॉर्पोरेट को। कॉर्पोरेट मतलब अदर देन इंडिविजुअल। मैं यहाँ पे हर एक बार बोल देता हूँ। अब देखिए इसका शेयर होल्डिंग मैं आपको बताया था, इसका शेयर होल्डिंग कौन कौन थे। अगर नॉन इंडिविजुअल से तो हमको क्या करना पड़ेगा कि मतलब कंपनी 1 है, कंपनी 2 है और क्या LLP 1 है। तो इन सब का इंडिविजुअल में अगर कुछ हो कोई दिक्कत नहीं, इंडिविजुअल 1 है, इंडिविजुअल 2 है, लेकिन कंट्रोल इनके हाथ में नहीं है, इनके हाथ में है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि इनको एक नोटिस देना पड़ेगा। कौन देगा? ये कंपनी देगा, मेन कंपनी जो है ये इनको नोटिस देगा। कौन सा फॉर्म है? बेन 4 फॉर्म। तो यहाँ पे आ गया बेन 4 फॉर्म, बेन फॉर्म आ गया। ये आप इनको नोटिस दे दिया। नोटिस देने के बाद ये क्या करेंगे कि ये क्या करेंगे कि इनका जो भी शेयर होल्डर है इंडिविजुअल वाला, ये जो कंपनी 1, कंपनी 2, LLP 1 में जो भी शेयर होल्डर है, ये क्या करेंगे ना, ये जो नॉन कॉर्पोरेट है, ये जो नॉन कॉर्पोरेट है, ये जो भी नॉन कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स है, ये क्या करेंगे ना, इनके जो भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है, इनके जो भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है, उनके पास से उनको इन्फॉर्म करेगा कि वो जो आपका एक कंपनी था इसने मुझे नोटिस दिया है बेन 4 वाला। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने शेयर होल्ड किया इस कंपनी पे और इसको कंट्रोल कर रहे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो फिर यहाँ पे मैं बताया था कंट्रोल का 51% जनरल आइडिया, लेकिन वो भी 51% से नीचे से भी कंट्रोल हो सकता है, तभी भी वो एप्लीकेबल होगा। फिर क्या होगा इसके आगे मैं बता रहा हूँ कौन क्या देगा। ये जो C1, C2, LLP 1 इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाएगा। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे देखा जाएगा कि मैं बता रहा हूँ, इनका जो भी शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर 1, फिर इनका शेयर होल्डर देखेंगे शेयर होल्डर 2, शेयर होल्डर 3। तो ये वाला क्या करेंगे ना, ये वाला शेयर होल्डर डायरेक्टली यहाँ पे जो कंपनी था या LLP था, इनका जो शेयर होल्डिंग ये वाले नॉन इंडिविजुअल्स थे, इनका जो भी शेयर होल्डर है ये वाला डायरेक्टली डिक्लेरेशन देंगे बेन कौन सा फॉर्म, बेन 1 फॉर्म। फिर जाके इस कंपनी क्या करेगा, बेन 2 फाइल करेगा। तो जब भी ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके 90 डेज के अंदर जो भी उनका शेयर होल्डिंग है, ये वाला कौन है, नॉन इंडिविजुअल्स, वो 90 डेज के अंदर बेन 1 फॉर्म देंगे कंपनी को, बेन 1 फॉर्म दे दिए। कंपनी क्या करेगा, उसका रिसीव का 30 डेज के अंदर बेन 2 फाइल करेगा, बराबर। नोटिस का मैं बता दिया था, ये नोटिस दे दिया इनको बेन 4 में। बेन 4 में एक कंपनी नोटिस दे दिया इनको, नॉन इंडिविजुअल कंपनी जो था इसका शेयर होल्डर। फिर ये शेयर होल्डर का जो भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर हो गए तो वो क्या करेंगे कि डिक्लेरेशन देंगे बेन 1 फॉर्म में, इसको डायरेक्ट एक कंपनी को दे देगा। फिर ये कंपनी 30 डेज के अंदर बेन 2 फाइल करेगा। फिर बेन 3 में यही कंपनी बेन 3 में रजिस्टर मेंटेन करेगा। यही कंपनी मतलब वही कंपनी बेन 3 में रजिस्टर मेंटेन करेगा, बराबर। अभी तो क्लियर है कौन सा क्या फॉर्म है। अभी मैं आपको एग्जाम यहाँ पे मैं बताया था, इसका जो भी इंडिविजुअल है वो बेन 1 में डिक्लेरेशन देंगे। ऐसे ही अगर इसका कोई नॉन कॉर्पोरेट है जो जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इनके ऊपर है और फिर ये कंट्रोल इनको कर रहे हैं, फिर वो नॉन इंडिविजुअल का भी जो शेयर होल्डर्स है इंडिविजुअल जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी डिक्लेरेशन डायरेक्ट इस कंपनी को देगा। मतलब जितने भी नीचे तक होगा कंट्रीब्यूशन, उससे भी नीचे तक वो क्या करेंगे ना, डिक्लेरेशन देंगे डायरेक्टली। उसके अंदर में जाके दिखना है कौन इसको कंट्रोल कर रहा है।
बाय डिफ़ॉल्ट कोई तो इंडिविजुअल होगा ना जो कंट्रोल कर रहा है कंपनी को। तो इस प्रोविज़न का मतलब ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप जाके देखेंगे कि कौन सा इंडिविजुअल, कौन है वो बंदा जो कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है। इतना आप अगर समझें तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आपको एक स्क्रीन पर ले रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ जो भी बोला मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल कंपनी था, इसका एक शेयर होल्डिंग है। मैं कंपनी का नाम यहाँ से हटा दिया, ठीक है। इसमें एक होल्डिंग कंपनी था, ये एक कंपनी, और इसको आप LLP भी बोल सकते हो, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, लेकिन ओरिजिनल केस था, मतलब एक ओरिजिनल कंपनी था जिसको बेन2 नोटिस आया है फाइल करने के लिए, ठीक है। तो इसका ही शेयर होल्डिंग पैटर्न था, मैं उसको जस्ट नाम यहाँ पे चेंज किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे एक ब्रीफ फॉर्म लिखा हूँ, बेन1, बेन2, बेन3, बेन4। तो आपको मैं बता दिया हूँ बेन1 क्या है, डिक्लेरेशन है, जो भी इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसका 90 डेज के अंदर जो भी हमारा नॉन इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग है उसका जो भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर से वो क्या देंगे ना, बेन1 फॉर्म देंगे डायरेक्टली टू द कंपनी को वो देंगे। कितने दिन के अंदर, इनकॉर्पोरेशन के 90 डेज के अंदर। फिर बेन2 क्या है, वो तो एक्चुअल फॉर्म है ROC का, जो फाइल करेंगे मेन कंपनी जो फाइल करेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम रिसीविंग डिक्लेरेशन। ओके भी बराबर। तो यहाँ पे कंपनी जो हमारा कंपनी था होल्डिंग कंपनी, इसका क्या है ना, इसका सब इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग है, कुछ नॉन कॉर्पोरेट शेयर होल्डिंग भी है। वो एक्चुअली नॉन कॉर्पोरेट बोलेंगे तो इसका बहुत कम शेयर होल्डिंग है, 17.39%। तो इसलिए क्या होगा ना, ये तो 17.39 से ये कंट्रोल नहीं करते कंपनी को, बराबर, ये कंपनी को कंट्रोल नहीं करते। तो वेदर कंट्रोल एग्जिस्ट इससे नो, तो ये कंट्रोल नहीं करते। वेदर बेन2 एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं करते। तो इनका जो भी नॉन इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है वो कंपनी को कंट्रोल नहीं करते, तो इसलिए बेन2 भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सेक्शन 90 इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर अगर मैं देखूंगा तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी जो मेजर शेयर होल्डर्स है, और ये अदर बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ पे अगर लिखूंगा तो अदर बॉडी कॉर्पोरेट ये भी यहाँ के है 17.39%। और कुछ छोटे छोटे इंडिविजुअल है जो भी इनके है, तो मैं नहीं लिया हूँ। तो इनका ये तीनों मेन पार्टी है जो कंट्रोल कर रहे हैं। ये जो अदर बॉडी कॉर्पोरेट है ये इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो इसलिए बेन1 कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं है। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट में शेयर होल्डर्स अदर देन इंडिविजुअल्स वो कंट्रोल नहीं कर रहे कंपनी को, इसलिए इनके ऊपर बेन2 एप्लीकेबल नहीं होता है। इनका सिर्फ शेयर होल्डिंग ये तीनों है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 90 डेज का जो डिक्लेरेशन है इस कंपनी को नहीं लगता है। बेन3 में जो रजिस्ट्रेशन है, बेन1 चला गया, बेन2 चला गया, 1 चला गया, तो जो डिक्लेरेशन है मतलब रजिस्टर जो मेंटेन करना पड़ता है ये भी इनको एप्लीकेबल नहीं है, नोटिस भी इनको देना नहीं चाहिए। बस खत्म, इस कंपनी का कुछ एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि फिर हम आगे देखते हैं, इसका एक सब्सिडरी कंपनी है और इसका दूसरा LLP है। सोच लो, यहाँ पे एक कंपनी है सब्सिडरी और इनका एक LLP है। आपको इस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप अपना केस में डाल देना, वो बराबर हो जाएगा। इसका जो भी शेयर होल्डर पैटर्न है ना, इसका क्या है ना 91.18% ए बॉडी कॉर्पोरेट पकड़ के रखा है। मतलब इसका जो शेयर होल्डर है मिस्टर ए भी है, मिस्टर बी भी है, और इसका मैं एक नाम दे रहा हूँ होल्डिंग करके, होल्डिंग कंपनी भी है। तो होल्डिंग कंपनी के पास कितना है 91.18% शेयर है। तो क्या है, इनडायरेक्टली कंट्रोल यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल्स कर रहे हैं। यस, यहाँ पे तो कंट्रोल नॉन इंडिविजुअल कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो होल्डिंग कंपनी है उसका शेयर होल्डिंग 91.18% है, 91.18% है, बराबर। तो इसके ऊपर क्या एप्लीकेबल है बेन2 डिक्लेरेशन? यस। तो हमको देखना पड़ेगा ये होल्डिंग कंपनी जो है इसके अंदर में कौन है जो इस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। इसको मैं नाम देता हूँ सब्सिडरी 1 को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो भी हम जाएंगे इस कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न, इस कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न में जाके देखेंगे कौन कौन है। इस शेयर होल्डर तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो इन तीनों मेजर शेयर होल्डर से, तो ये जो अदर बॉडी कॉर्पोरेट है कुछ 2 कॉर्पोरेट मिला के बना है, ए या बी बोल दो, जो भी हो, वो 2 मिला के है। ये वाला
माइनर शेयर होल्डर्स, ये दो मेजर शेयर होल्डर तीन है। तो ये तीनों का यहाँ पे कितना कंट्रोल आएगा, 91.18% आएगा। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 91.18%, तो आपको मिलेगा 26.990%। तो इसमें ये वाला मिस्टर ए कंट्रोल कर रहा है इस कंपनी को 26.90%। क्या ए कंट्रोल सिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, मोर 10% और मोर। तो ये क्या 10% और मोर है, यहाँ पे तो दिख रहा है वो 26.90% है, तो इसलिए है यहाँ पे आपका। तो ए वाला मिस्टर ए क्या करेगा, डायरेक्टली बेन 1 फिलअप करके डायरेक्ट सब्सिडरी 1 को दे देगा विदिन 90 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ सब्सिडरी 1। ओके बराबर। फिर सब्सिडरी 1 क्या करेगा ना, बेन 2 फाइल करेगा। अगर ऐसे ही हमारा देखेंगे तो मिस्टर बी का भी 28.32 आ रहा है, मिस्टर सी का भी 12.75% आ रहा है। अगर ये दोनों दे दिए, ये डिले किए सी देने में, तो दोनों का भी बेन 2 फाइल कर सकता है। फिर सी जब देगा उसका भी बेन 2 फाइल करेगा उसके बाद। तो ये इसका मतलब ये है कि बेन 2 हम एक बार नहीं, मोर देन 1 टाइम्स ऑल्सो वी कैन फाइल। हम मोर देन 1 टाइम्स उसको हम फाइल कर सकते हैं बेन 2 फॉर्म। जब जब हम रिसीव करेंगे तब तक हम फाइल करेंगे। और फिर कौन कौन देगा इसका नोटिफिकेशन, मैं आपको अभी बताया कौन कौन देगा। देखिए मिस्टर ए के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, यस। मिस्टर बी के ऊपर एप्लीकेबल, मिस्टर सी के ऊपर आएगा। और इस कंपनी के ऊपर क्या बेन 3 में रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। इस कंपनी क्या नोटिस देगा, हाँ अभी मेन पॉइंट है। तो नोटिस ये किसको देगा, यहाँ पे देखो, सॉरी भाई रे, मैं इसको एक बार डिलीट कर लेता हूँ, प्लान करते हैं। नोटिस ये किसको देगा, बराबर। नोटिस ये किसको देगा, यहाँ पे देखो 91.18 पकड़ के रखा है होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी। तो मैं इसको नाम दिया था होल्डिंग कंपनी। तो ये क्या करेगा ना, बेन 4 फिलअप करेगा, डायरेक्ट कंपनी को देगा, बेन 4 डायरेक्ट इसको देगा। ये क्या करेगा ना, इनका जो भी शेयर होल्डर है, मेजर शेयर होल्डर, इनको बोलेगा कि आप देख लो इसमें आपका क्या सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब मोर देन 10% हो रहा है। तो यहाँ पे आपने वो वाला परसेंटेज मल्टीप्लाई करके निकलता है। तो ये तीनों का भी सिग्निफिकेंट हो रहा है। ये तीनों क्या करेंगे, डायरेक्टली इस कंपनी को, मतलब सब्सिडरी 1 को बेन 1 फॉर्म दे देंगे इनकॉर्पोरेशन के 90 डेज के अंदर अंदर। फिर ये कंपनी क्या करेगा, बेन 2 फाइल करेगा। फिर इस कंपनी क्या करेगा, बेन 3 में रजिस्टर मेंटेन करेगा। हो गया, चारों ही फॉर्म है, बेन 1 डिक्लेरेशन, बेन 2 क्या है, और जो फॉर्म फाइल होता है कंपनी जो फॉर्म फाइल करेगा उसमें वो बेन 2 होता है, बेन 3 रजिस्टर, बेन 4 नोटिस। चारों फॉर्म आपको